तो संविधान सभा के पिछले सेशन में हमने संविधान सभा की 2 बैठकें देखी थी और मैंने आपको संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में बताया था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक आपका 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि संविधान किन किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगा, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब कुछ बातें उद्देश्य प्रस्ताव में थी। हमने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एम जयकर, भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव जैसे लोग थे। उन्होंने कहा कि यदि बिना मुस्लिम लीग के आए, यदि आप क्या करते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को मान लेंगे, तो मुस्लिम लीग फिर वही कहेगी कि भाई जब हमारी ज़रूरत नहीं है संविधान में तो फिर हम शामिल क्यों हो। इस वजह से हमने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया था। फिर हमने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है। अब हम देखते हैं कि जो आपका भीमराव अम्बेडकर हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान में क्या योगदान है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का संविधान में क्या योगदान है। तो देखें, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर संविधान में कहाँ से चुनाव लड़े थे, संविधान सभा के लिए इनका निर्वाचन कैसे हुआ था, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखें, शुरुआती समय में जो भीमराव अम्बेडकर थे वो बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी बार जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से संविधान सभा का, पश्चिम बंगाल से संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जिस सीट से ये जीते थे उस सीट का नाम था जयसुर कुलना आपका ये सीट है जहां से ये संविधान सभा का चुनाव जीते थे। और उसी टाइम पे देश का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और देश का विभाजन होता है तो जयसुर कुलना जो है ये पाकिस्तान में चला जाता है। फिर से संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर से इनकी सीट चली जाती है, तो फिर ये खाली हो जाते हैं। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद पता चलती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को भीमराव अम्बेडकर की उपयोगिता का पता था। तो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे बीजी खैर को एक पत्र लिखते हैं और भीमराव अम्बेडकर की उपयोगिता के बारे में बताते हैं कि भाई संविधान में इनका होना ज़रूरी है। तो बीजी खैर क्या करवाते हैं कि बीजी खैर करते हैं कि बॉम्बे से इनके लिए एक सीट खाली करवाई जाती है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम जयकर बॉम्बे से अपनी संविधान सभा के लिए अपनी सीट छोड़ देते हैं। और एम जयकर की सीट पर कौन लड़ता है चुनाव, एम जयकर की सीट पर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ते हैं और वो बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव क्या है, संविधान सभा के लिए चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार इनका इलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए भीमराव अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था। तो आपको ऐसी स्थिति में जब बॉम्बे और बंगाल दोनों रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको बॉम्बे लगाना है पहली बार। क्यों? क्योंकि भाई वो जीते तो बंगाल से ही थे। आपको ऐसी स्थिति में क्या लगाना है, आपको बंगाल लगाना है, बॉम्बे नहीं लगाना है। बंगाल क्यों लगाना है? क्योंकि भाई बंगाल से जीते थे, अब वो देश का विभाजन हुआ तो सीट चली गई, वो बात अलग हुई ना। तो पहली बार इनका इलेक्शन कहाँ से हुआ था, बंगाल। अगर आपसे पूछे कि दूसरी बार संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे, तो आप कहाँ से बताएंगे, बॉम्बे से बताएंगे। बाकी आपके सामने मैंने आपको पूरी कहानी बताई। देखें, भीमराव अम्बेडकर के योगदान के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं
कि यदि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मैंने कोई बढ़िया काम किया है तो वो है भीमराव अम्बेडकर का चुनाव। भीमराव अम्बेडकर का चुनाव करके मैंने संविधान सभा में एक बढ़िया काम किया है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। इसके अलावा एक विद्वान ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार एरोप्लेन को चलाने के लिए एक सफल पायलट की जरूरत होती है, उसी तरह भीमराव अम्बेडकर ने एक सफल व्यक्ति के रूप में आपका संविधान का क्या किया है, संविधान का निर्माण करवाने का कार्य किया है, संविधान सभा में काम किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 आप पढ़ेंगे, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा उन्होंने दी है और कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। अब देखते हैं एक व्यक्ति और है जिनका नाम है BN राव। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, देखिए अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है BN राव, तो इनका भी संविधान में योगदान है। ठीक है, देखें थोड़ा सा जान लेते हैं BN राव के बारे में। इनका जो पूरा नाम था वो था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, BN राव का। ये इन्होंने संविधान में निःशुल्क अपनी सेवाएं दी है, निःशुल्क सेवाएं दी हैं संविधान निर्माण में। इन्होंने निःशुल्क सेवाएं दी हैं, 1 रुपये भी नहीं लिया है संविधान बनाने में। जो BN राव हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनके अलावा इन्होंने भारत के संविधान के अलावा बर्मा म्यांमार का संविधान भी तैयार करवाया है। बर्मा म्यांमार का संविधान भी इन्होंने क्या करवाया है भाई? तैयार करवाया है। तो बर्मा म्यांमार का संविधान भी इन्होंने क्या करवाया है? तैयार करवाया है। मतलब भारत और बर्मा 2 देशों के संविधान को बनाने में किसने सहयोग किया है? BN राव ने किया है। एक बात और याद रखें, जो BN राव हैं ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जज या न्यायाधीश आपके कौन थे? ये BN राव थे। तो ये बात होती है BN राव की। दोस्तों, संविधान सभा में बहुत सारी छोटी बड़ी समितियां थी। एक समिति संविधान में सभा में थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के बारे में। तो देखें, एक समिति थी संविधान में, जिसका नाम था प्रारूप समिति। इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसी समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, संविधान का प्रारूप मतलब संविधान देखेगा, मतलब जैसे आपकी किताब में इंडेक्स होता है, इंडेक्स में पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, ये सब लिखा रहता है। इसी तरह संविधान के शुरुआती पेजों में क्या रखना है, भाग 1 में क्या रहेगा, भाग 2 में क्या रहेगा, भाग 3 में क्या रहेगा, यही है संविधान का ड्राफ्ट, जो इस समिति का काम था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस समिति के अध्यक्ष थे। यह जो समिति थी ये 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 7 सदस्य थे। पहला सदस्य आपके सामने है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा जो सदस्य था वो थे KM मुंशी।
कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये दूसरे सदस्य हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला तीसरे व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति थे एन माधवराव, ये आपके चौथे व्यक्ति हैं। तो मैंने आपके सामने 4 व्यक्ति लिखे हैं। पहला जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक और थे गोपाल स्वामी अयंगर। छठवें थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और एक थे डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान। टीटी कृष्णामाचारी की मृत्यु के बाद डीपी खेतान को सदस्य, देखिए टीटी कृष्णामाचारी थे और टीटी कृष्णामाचारी की मृत्यु के बाद इसको अपॉइंटमेंट दिया गया था डीपी खेतान को। तो ये थी प्रारूप समिति जो 7 सदस्य। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सदस्य इसमें शामिल था और कौन सा सदस्य में शामिल नहीं था। तो ये हैं आपके सामने सारे सदस्यों के नाम, ठीक है। तो याद रखिए जो ये डीपी खेतान जो है ये टीटी कृष्णामाचारी की मृत्यु के बाद आए थे, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी शुरुआती समय में टीटी कृष्णामाचारी थे और इनकी मृत्यु के बाद किसको शामिल किया गया था? डीपी खेतान को शामिल किया गया था। तो ये है 7 सदस्यीय समिति, प्रारूप समिति। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद क्या होता है भाई, देखिए अब लगातार संविधान सभा की बैठकें चल रही थी। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम दिन 284 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 284 सदस्यों ने भाग लिया था। तो 4 दूनी 8 ऐसे याद रखो, बीच वाली संख्या आ जाएगी। 284 सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए थे? संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जो पहला हस्ताक्षर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला हस्ताक्षर संविधान में किया था। और संविधान में जो अंतिम हस्ताक्षर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी के दिन एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया था। 24 जनवरी के दिन जो दूसरा काम किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 24 जनवरी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत का पहला निर्वाचित प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि निर्वाचित राष्ट्रपति, भाई चुनाव कैसे हुआ था, किसने चुनाव करवाया था कि निर्वाचित आप कह रहे हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा है तो संविधान सभा 2 शिफ्टों में काम करती थी। संविधान में एक सुबह वाली शिफ्ट लगा करती थी और संविधान में एक शाम वाली शिफ्ट लगा करती थी। संविधान में एक सुबह वाली शिफ्ट लगा करती थी और एक शाम वाली शिफ्ट लगा करती थी। जो सुबह वाली शिफ्ट के जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके सुबह वाली शिफ्ट के प्रमुख हुआ करते थे। जबकि शाम वाली शिफ्ट के जो प्रमुख थे वो होते थे जी.वी. मावलंकर, गणेश जी.वी. मावलंकर, ठीक है, जी.वी. मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, ये शाम वाली के प्रमुख हुआ करते थे। सुबह जो है
ये क्या होता था भाई, सुबह संविधान निर्माण का कार्य चलता था, सुबह संविधान निर्माण का कार्य चला करता था, और शाम में जो संविधान सभा है, शाम में जो संविधान सभा है ये संसद के रूप में काम करती थी। शाम में संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, और जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तभी संविधान सभा ने बाकायदे न्यूज़पेपर निकाला था कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता है, तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़ ले। और किसी का भी फॉर्म नहीं आया था, अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फॉर्म भरा था तो निर्विरोध जीत गए थे। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो संविधान सभा ने संसद के रूप में भी काम किया है। जी हाँ, संविधान सभा ने संसद के रूप में भी काम किया है, और संविधान सभा ने संसद के रूप में 2 काम किए थे। पहला जो काम था, भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया था, भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया था संविधान सभा ने। और दूसरा, जो संविधान में पहला संविधान संशोधन है, जो संविधान का पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 1951 में हुआ था और ये भूमि से संबंधित है। तो पहला संविधान संशोधन जो है ये किसने करवाया था, संविधान सभा ने ही करवाया था। जब आपका संविधान सभा किस रूप में काम करती थी, संसद के रूप में काम करती थी। तो ये संविधान सभा के 2 प्रमुख काम थे। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखें, संविधान सभा, तो ये 24 जनवरी के दिन ऐसा ये का सब काम हो गया है। 24 जनवरी को अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिसका नाम है 26 नवंबर। देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिसका नाम है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 के दिन हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया था। हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया था, मतलब पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया था, आंशिक रूप से लागू किया था। इस दिन हमने केवल 15 अनुच्छेद लागू किए थे। अब 26 नवंबर को हम संविधान को आंशिक रूप से लागू कर रहे हैं, इसीलिए 26 नवंबर के दिन हम मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं किसके कहने पर, लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। ये जोधपुर राजस्थान से संबंधित है लक्ष्मीमल सिंघवी, और इनके कहने पर हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। हमने 15 अनुच्छेद लागू किए थे। बाकी सारे जो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने 395 अनुच्छेद, ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ बना लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बना लिया था भाई, 26 नवंबर के दिन 395 अनुच्छेद बना लिए थे, 22 भाग बना लिए थे, और 8 अनुसूचियां बना ली थी। 8 अनुसूचियां, ये सब हमने तैयार कर लिया था। कब, 26 नवंबर के दिन। हम चाहते तो पूरा का पूरा संविधान हम 26 नवंबर को ही लागू करते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने 26 नवंबर को मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए। बाकी सारे जो बचे हुए अनुच्छेद हैं तो हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। हम पूर्णतः संविधान को क्या करेंगे, पूरी तरह से लागू करेंगे। तो अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान को पूरी तरह से या पूर्णतः कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया था। लेकिन 26 नवंबर के दिन हमने मात्र 15 अनुच्छेद ही लागू किए थे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि संविधान में और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें टीचिंग प्रो अकेडमी से। तब तक के लिए धन्यवाद।